हेलो, नमस्कार। आप सभी लोगों का ज्ञान ज्योति जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मैराथन क्लास के ज्योग्राफी के सीरीज 2 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पिछले सीरीज में हम लोगों ने कई प्रश्नों को देखा। उसी संदर्भ में आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ नए और बेहतरीन प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें मैंने भारत की जलवायु, भारत के अपवाह तंत्र और भारत की वनस्पति के बारे में चर्चा किया है। आइए आज हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि भारत की जलवायु को मुख्य रूप से किस रूप में वर्णित किया गया है, यानी कि भारत की जलवायु को किस रूप में परिभाषित करने का कार्य किया गया है। क्लियर है? पहला लिख रहा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु या भूमध्य रेखीय जलवायु। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। हम लोग भारत की जलवायु को कहते हैं। कारण उसके पीछे देखो ये है कि जब हम भारत के लोकेशंस के बारे में चर्चा करते हैं तो भारत का लोकेशन मुख्य भारत में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और यदि हम लोग संपूर्ण भारत की चर्चा करें तो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के और यह 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि भारत का अधिकांश भाग जो है वह 23.5 डिग्री और 0 डिग्री के मध्य में है। ऐसे में भारत की जलवायु कैसी होगी? तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग वैश्विक भूगोल में उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। और चूंकि हमारे यहाँ पर जो पवन प्रणाली है उसमें जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो पवन प्रणाली में भी परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर हम लोग भारत को देखते हैं या फिर जनरली अगर हम लोग पवन प्रणाली को देखें तो इस प्रकार के एक पवन चलती है 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 0 डिग्री तक। और इस पवन का डायरेक्शंस कैसा होता है? तो इस पवन का डायरेक्शंस को अगर हम लोग देखें जो ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ में चलता है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पर ग्रीष्म काल का खंड आता है तो पवन प्रणाली में एक परिवर्तन होता है और दक्षिण से आने वाली ये जो पवनें हैं यानी 30 डिग्री से व्यापारिक पवन, यह इक्वेटर को क्रॉस करके और इसका बहाव कुछ इस प्रकार हो जाता है, यानी यह दक्षिण पश्चिम से यह उत्तर पूरब की ओर बहने लग जाता है। क्लियर है? यानी ये पवन रिप्लेस हो जाता है और उसके जगह पर ये वाले पवन यहाँ पर चलने लगते हैं। तो जब पवन प्रणाली में परिवर्तन होगा ऐसे क्षेत्रों को मानसून कहते हैं। तो इस वजह से भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंध और साथ साथ में मानसूनी जलवायु कही जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। कह रहा है कि भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से प्राप्त होता है। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं तो भारत में जब मानसून की चर्चा हम लोग करते हैं तो मानसून यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। एक मानसून होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, इसे कहा जाता है। और एक मानसून होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो उत्तर पूर्वी मानसून मुख्य रूप से शीतकाल के समय और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वह ग्रीष्मकाल के समय। तो भारत में वर्षा की जो प्राप्ति होती है वह अधिकांश वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। क्लियर है? इसके बाद देखें, काल बैसाखी मानसून पूर्व बौछार भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है?
ठीक है, उत्तर भारत के मैदान, पश्चिमी तट, तमिलनाडु तट या फिर पश्चिम बंगाल। ठीक है, देखो जब हमारे यहाँ पर कह सकते हैं कि मार्च का जो महीना होता है, तो हमारे यहाँ पर मार्च के महीने के बाद, ठीक है, हमारे यहाँ पर जब मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है, तो हमें याद रखना है दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होता है जून के प्रथम सप्ताह में। तो मार्च के बाद और अप्रैल और मई के महीने में तापमान अधिक हो जाने की वजह से कई बार धूल भरी आंधियां और समटाइम्स तेज बारिश भी होता है, यानी एक तरह से चक्रवातीय स्थिति उत्पन्न हो जाता है। तब ऐसे जो मानसून पूर्व बौछार होते हैं, इनको कुछ अलग अलग क्षेत्रीय नाम दिया गया है, क्षेत्रीय नाम इनको दिया गया है। क्लियर है? जैसे यदि हम लोग देखें तो इसी प्रकार के जो बारिशें होती हैं, तो काल बैसाखी, ठीक है, तो काल बैसाखी कहा गया है, तो ये कहा गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, हमारे यहाँ यानी कि बिहार, झारखंड में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे जाना जाता है नॉर्थ वेस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर असम में देखें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो बारादोली, ठीक है, चेडा के नाम से इसे बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो दक्षिण भारत में कर्नाटका और केरल के इलाके में इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो कुछ जगह पर इसे आम्र वर्षा कहा जाता है, ठीक है, या फिर कुछ जगह पर इसे हम लोग, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत में ही इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे चेरी ब्लूस्म के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी जो है यह मॉनसून से पहले होने वाले एक प्रकार का बारिश है, ठीक है, जिसको क्षेत्रीय अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से यह जाना जाता है। इस वजह से हमारा सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। क्लियर? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होता है? कहां पर कह रहा है? कह रहा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, यानी कि भारतीय तटीय भाग में अगर हम लोग देखें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग में शीतकालीन वर्षा का मतलब ये हुआ कि जब मानसून लौटता है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून के समय के बारे में ये चर्चा हो रही है। ठीक है, किस कारण से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून तो नहीं, ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ तो नहीं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? तो इसमें हो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया, उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि यह तटीय भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे ही कहा जाता है कोरोमंडल, इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसी को ही हम लोग कभी कभी कोरोमंडल प्रभाव या कोरोमंडल इफेक्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब शीतकालीन वर्षा की स्थिति होगी, तो जब मानसून लौटने लगेगा, तो ये हवा कैसे चल रही है? तो नॉर्थ ईस्ट से ये साउथ वेस्ट की तरफ चल रहा है, तो इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। कह रहा है कि भारत के किस हिस्से में दैनिक तापांतर सबसे अधिक होता है? दैनिक तापांतर का मतलब यह हुआ कि सर्वाधिक से सबसे कम, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा से सबसे अधिक और सबसे कम। तो ये अंतर अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए कि दिन का टेम्परेचर हो सकता है कि 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो और रात का टेम्परेचर यहाँ पर गिर करके 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग कहेंगे कि तापांतर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 49 डिग्री हो और रात का अगर टेम्परेचर यहाँ पर 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो इसको हम लोग ज़्यादा कहेंगे और इससे हम लोग कम कहेंगे। यह मुख्यतः कहाँ पर संभव होता है? जहाँ पर वायुमंडल एकदम स्वच्छ होते हैं। तो जहाँ पर वायुमंडल पूर्णतः स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं, ठीक है,
ऐसे जगह हमें कहाँ मिलेंगे? तो ऐसे जगह हमें मिलेंगे जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र होता है। इस जगह पर हमें दैनिक तापांतर देखने को ज़्यादा मिलता है, दिन के समय में बहुत ही हाई टेम्परेचर, और फिर टेरेस्ट्रियल जो आपका रेडिएशंस होता है जिससे हम लोग पार्थिव विकिरण कहते हैं, वो बहुत ही तीव्र हो जाता है। और पूरी तरह से अगर कहें तो इलाका जो है यह एकदम ही ठंडा हो जाता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, देखो हिमालय कारक तो प्रभावित करता है, क्योंकि हिमालय के द्वारा उत्तर से आने वाली जो शीत हवाएं हैं इसे कंट्रोल होता है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें तो यह अलबेदो के लिए जिम्मेदार है, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून को सक्रिय करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारे यहाँ की जो तापीय स्थिति है उसका कारण माना जाता है समुद्र से दूरी। तो समुद्र के किनारे का जो इलाका है वहां पर मैरीन क्लाइमेटिक कंडीशंस, और आंतरिक भाग में हमें कैसा मिलेगा? तो हम इसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं, यानी यह एक प्रकार की महाद्वीपीय जलवायु कही जाती है। तो समुद्र से दूरी जो है वह ताप में अंतर कर देता है। ठीक है, उत्तर भारत में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ग्रीष्म काल में और शीतकाल में एक अच्छा खासा ताप अंतर हम देखते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में चले जाते हैं यानी दक्षिण भारत में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें तापांतर बहुत अधिक नहीं दिखाई देता है। तो इसका मतलब उसका कारक कौन सा है? तो समुद्र से दूरी। इसके बाद कह रहा है विषुवत रेखा से दूरी। तो विषुवत रेखा से दूरी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है, लेकिन बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। क्लियर है? कर्क रेखा, तो भारत से कर्क रेखा गुजरता है, और हम सभी को पता है कि भारत के लगभग नहीं बल्कि एग्जैक्ट में कितने राज्य से कर्क रेखा गुजरता है? तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो कर्क रेखा के वजह से चूंकि सूरज यहाँ पर लंबवत होता है तो ताप की स्थिति यहाँ पर अधिक होती है। लेकिन हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर पूछ रहा है कि जलवायु को प्रभावित नहीं करता है, तो इसमें ये वाला जो उत्तर होगा, ये वाला जो ऑप्शंस हैं, ये इन सभी ऑप्शंस में ज़्यादा सही लगता है। यानी विषुवत रेखा से दूरी जो है ये भारत की जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। अगला प्रश्न कर रहा है आम्र वर्षा, मैंगो शावर किस राज्यों में होती है? अब देखिए, अभी हम लोगों ने जब से कहा ये मैंगो शावर भी क्या है, तो यह भी एक प्रकार का क्या है? तो हम लोगों ने जैसा अभी देखा कि यह मानसून पूर्व बौछार है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय नाम दिया हुआ है। और अगर हम लोग कहें तो आम्र वर्षा यह मुख्य रूप से केरल और कर्नाटक राज्यों में होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा या फिर वतागरी वर्षा? तो चक्रवातीय और वतागरी वर्षा एक ही प्रकार के हैं। संवहनीय वर्षा और पर्वतीय वर्षा की बात हो रही है। तो वर्षा अगर मान लो कि ताप के अधिक होने के वजह से वायु ऊपर उठा और इनसे बादलों का निर्माण हुआ, और इसके बाद यदि वर्षा की स्थिति उत्पन्न होती है तो इस प्रकार के वर्षा को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे वर्षा को हम कहते हैं संवहनीय वर्षा, इसे कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है कन्वेक्शनल, ठीक है, रेनफॉल इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, दूसरा कि अगर किसी एक जगह पर पहाड़ है और इस पहाड़ के ढाल के सहारे यदि वायु ऊपर उठती है, बादलों का निर्माण अगर होता है और अगर इससे वर्षा होती है तो इसे हम इससे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग कहते हैं पर्वतीय वर्षा। अंग्रेजी में इसे बोला जाता है ओरोग्राफिक
रेनफॉल इसे बोला जाता है। ठीक है। और चक्रवातीय स्थिति के कारण जब वायु ऊपर की तरफ उठ जाते हैं तो भी इससे वर्षा होती है। और अगर वताग्र की स्थिति उत्पन्न होती है, यानी कि दो अलग अलग प्रकार की वायु राशि जो है यह जब आपस में टकराती हैं तो इसे फ्रंट हम लोग कहते हैं, ऐसी स्थिति में भी वर्षा होती है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कैसी होती है, तो सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग को अगर हम लोग देख लें, यदि हम लोग चिरापुंजी के एरिया को देखें, मानसीराम के एरिया को देखें, तो यहाँ पर अधिकांश जो वर्षा हो रही है ये वर्षा कैसे हो रही है, तो ये अधिकांश वर्षा जो है यह पर्वतीय वर्षा ही मानी जाती है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ मूल रूप से कब होगा, तो पहला पॉइंट है कि पश्चिमी विक्षोभ एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का यह शीतकालीन चक्रवात है। यह एक प्रकार का कैसा चक्रवात है, तो यह टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। ठीक है। यानी इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो यह एक प्रकार का कैसा साइक्लोन है, तो यह एक प्रकार का टेम्परेट साइक्लोन है। ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होता है, तो इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। ठीक है। और यहां से यह चक्रवात जो है यह भारत की तरफ आता है। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर पश्चिमी जो भाग है, ठीक है, उत्तर पश्चिमी जो भाग है, इस भाग में दिसंबर के अंतिम सप्ताह और जनवरी के प्रथम सप्ताह में इसी के द्वारा वर्षा होती है। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वह भारत के किस भाग में शीतकालीन वर्षा के लिए जिम्मेदार है, तो उत्तर पश्चिम भारत में इसके लिए यह जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में मानसून का फटना आमतौर पर किस महीने में होता है। ठीक है। बर्स्ट ऑफ मॉनसून की बात अगर हम लोग कहें तो बर्स्ट ऑफ द मॉनसून मूल रूप से क्या होता है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मॉनसून है इसके आगमन यानी प्रथम जो वर्षा होता है इसी को हम लोग बर्स्ट ऑफ द मॉनसून कहते हैं। और मौलिक रूप से अगर हम लोग देखें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, लेकिन एक प्राकृतिक घटना है। और माना ऐसा जाता है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस प्रकार से पहली वर्षा होती है। तो इसी के वजह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, तो जून के पहले सप्ताह में भारत में मानसून का फटना आमतौर पर किस महीने में होता है। तो मानसून का फटना का संबंध कौन से मानसून के साथ में है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ में है। और यह घटना कब घटता है, तो जून के प्रथम सप्ताह में यह घटना घटित होता है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है लू शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है। ठंडी हवाएं जो सर्दियों में बहती हैं, नहीं। धूल भरी आंधियां, नहीं। गर्म शुष्क हवाएं जो उत्तरी मैदान में बहती हैं, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है। यानी कि ग्रीष्म काल में इसी के द्वारा उत्तर भारत में, पूरे संपूर्ण भारत में नहीं, उत्तर भारत के, ठीक है, कहां पर, तो मैदानी भाग में शुष्क हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं। इसी को हम लोग एक प्रकार का, ये क्या है, तो यह एक प्रकार का स्थानीय पवन माना जाता है, एक प्रकार का लोकल विंड इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कर रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु में आता है। कोपेन के क्लासिफिकेशंस में 5 प्रकार के शब्दों का प्रयोग यानी ए बी सी डी और ई का किया गया, ठीक है। और इसमें इन्होंने दुनिया भर की जलवायु के बारे में चर्चा किया, ठीक है। ए बी सी डी ई के साथ में इन्होंने कुछ छोटे यानी अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के कुछ छोटे अक्षरों का भी प्रयोग किया, कुछ बड़े अक्षरों का प्रयोग किया और उसके द्वारा जलवायु का वर्गीकरण किया गया। अगर हम लोग बात करते हैं भारत की जलवायु के बारे में तो लिख रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत किस में पड़ते हैं, तो अधिकांश जो भारत है प्रायद्वीपीय भारत वो आ जाते हैं किसमें, उष्णकटिबंधीय सवाना के अंतर्गत में आते हैं, ठीक है। और अगर हम लोग कहें तो CWG किस में आते हैं, तो हम लोग अगर कहें तो उत्तरी मैदानी भाग जो है, उत्तरी मैदानी भाग के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो यह CWG में आते हैं। यदि हम लोग कह सकते हैं AMW तो यह पश्चिमी जो तटीय भाग है यहाँ की जलवायु AMW के प्रकार के आ जाते हैं। और जो हमारा आप कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश की यदि हम जलवायु के बारे में चर्चा करें, ठीक है, तो अर्ध मरुस्थल क्षेत्र है, तो हमारा जो कह सकते हो कि थार रीजन्स है वो तो आ जाता है, ठीक है, BSHW ये इसमें नहीं आता बल्कि वो BWHW में आ जाते हैं। और जैसे ही हम लोग कहें यह अर्ध शुष्क, पूरा शुष्क नहीं, तो मरुस्थलीय प्रदेश के जो अर्ध शुष्क भाग हैं उनमें अगर हम लोग देखें तो BSHW में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र किस में आएगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सवाना। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़े। कह रहा है भारत में किस स्थान पर सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा होती है, ठीक है। देखो चेरापूंजी के स्थान पर इस समय मानसीराम जो है, ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो ये है मेघालय में। और ये मेघालय में कहां पर है, तो मेघालय में यह खासी पहाड़ी के क्षेत्र में है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि कम वर्षा, तो सबसे कम वर्षा कहां होगा, तो सबसे कम वर्षा होगा लेह लद्दाख के एरिया में, क्योंकि यह समुद्र से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। इस जगह पर हवाएं एकदम शुष्क होती हैं। तो अगर कहा जाए सबसे कम वर्षा के रीजन्स तो वो हमारे लेह लद्दाख के रीजन्स होते हैं। क्लियर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में कौन सी शाखा भारत में मुख्य वर्षा का कारण बनता है। अब यहां पर देखो पहले तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो पहले क्वेश्चन से पूछ दिया था कि भारत में कौन से मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिमी की उत्तर पूर्वी मानसून। अभी क्वेश्चंस में कह रहा है कि यह कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा भारत में मुख्य वर्षा। अब यहां पर क्या है कि देखो यहां पर ध्यान से यदि एक छोटा सा रफ अगर हम लोग मानचित्र अगर बना ले देखो 0 डिग्री, तो जब यह दक्षिण का जब पवन आते हैं और इक्वेटर को यह क्रॉस करता है, तो इक्वेटर को क्रॉस करते ही यह सभी के सभी विंड जो हैं यह दाईं ओर डिफ्लेक्ट कर जाता है कोरलिस इफेक्ट की वजह से। तो जब यह दाईं ओर इफेक्ट करता है तो ये वाला जो हो गया ये हो गया अरब सागर शाखा, ठीक है, और दूसरा हो जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा।
ठीक है। अब यहां कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा, तो यही शाखा है, ठीक है, क्योंकि यहां से ये विंड जाएगा और आगे जाने के बाद ये अराकन योमा के वजह से ये विंड कुछ इस तरह से भारत में प्रवेश करता है। याद रखिएगा, अरब सागर की शाखा के द्वारा सबसे अधिक वर्षा की प्राप्ति होती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े हम लोग। जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है, यानी जेट स्ट्रीम जो है ये भारत के मानसून को कैसे प्रभावित करती है। वे मानसून के आगमन को रोकती है, गलत है। वे शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ को लाने में मदद करती है, ये तो ठीक है, ठीक है। वे ऊपरी वायुमंडल में परिसंचरण को प्रभावित कर मानसून को मजबूत करती है, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। तो शीतकालीन पश्चिमी विक्षोभ, स्वाभाविक है कि पश्चिमी विक्षोभ को जब आता है तो जेट स्ट्रीम के कारण कई बार ये मजबूत भी हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ में जब हम लोग देख सकते हैं, चूंकि यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर उत्तर पूर्वी मानसून की चर्चा नहीं कर रहा है, ये कह रहा भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा लौटती हुई मानसून है उसको, और फिर जो हमारा जो कह सकते हो दक्षिण पश्चिम मानसून, दोनों, ऐसे में ये वाला यानी दोनों स्टेटमेंट इसके वजह से ये सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए, और जेट स्ट्रीम क्या है, तो जेट स्ट्रीम एक पवन है जो अत्यधिक ऊंचाई यानी ट्रोपोस्फियर्स में ये कैसे चलते हैं, तो यह कुछ इस प्रकार से ये चलते हैं और इनका मार्ग क्या होता है, तो यह पश्चिम से पूरब की ओर ये चलते हैं और यह रोजवे कर्व जिसको हम लोग कह सकते हैं, यह रोजवे कर्व के रूप में ऐसे पवन चला करते हैं, ठीक है। आइए, प्रायद्वीपीय भारत में मानसून की वापसी कब शुरू होती है। अब देखो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत पूछ रहा है। यदि संपूर्ण भारत में पूछे तो यहां पर याद रखोगे दक्षिणी पश्चिम मानसून, यहां पर एक पॉइंट को याद रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सक्रियता कब से शुरू होती है, तो 1 जून से शुरू होता है और संपूर्ण भारत में यह 15 जुलाई तक सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यानी अगर हम कहें तो दक्षिणी पश्चिम मानसून की अगर सक्रियता के बारे में चर्चा करें तो 1 जून से यह शुरू होता है और पूरे भारत में 15 जुलाई तक यह सक्रिय हो जाता है, ठीक है। यानी 1 जून को हम लिख सकते हैं आरंभ, ठीक है, और संपूर्ण भारत संपूर्ण भारत में यह सक्रिय कब होता है, तो 15 जुलाई। अगर हम लोग बात करें मानसून की वापसी, ठीक है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो वापसी होती है जिसे हम लोग रिट्रीटिंग कहते हैं, ये आरंभ कब होता है, तो 1 सितंबर से आरंभ होता है जैसलमेर से और 1 दिसंबर, ठीक है, को यह पूरा हो जाता है। यानी 1 दिसंबर को दक्षिण पश्चिम मानसून पूरी तरह से भारत से लौट जाता है। तो 1 सितंबर से यह जैसलमेर के पास से, तो कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत, तो यहां पर यह कब पहुंचता है, तो अक्टूबर की शुरुआत में, क्लियर है। और दिसंबर में यह संपूर्ण भारत से बाहर चला जाता है, ठीक है। तो लिख रहा है कि कब से शुरू होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अब देखो, कोरोमंडल के तट पर वर्षा मुख्य रूप से किस मौसम में होता है, तो स्वाभाविक है कि जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून लौटेगा तो दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण पूर्व मानसून के द्वारा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लौटती दक्षिणी पूर्व मानसून, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। लौटती उत्तर पूर्व मानसून, तो देखो क्या है, यह लौटती उत्तर पूर्व मानसून यानी कि जैसे उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है तो हम यहां पर यह लिख सकते हैं कि लौटती दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून
सक्रिय होता है। ठीक है, तो लिख रहा है कि कोरोमंडल के तट पर वर्षा मुख्य रूप से किस मौसम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कि लौटती उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा। ठीक है, लौटती दक्षिणी पूर्व मानसून तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहाँ पर जो लौटती है, आप इसको अगर छोड़ दें, यानी इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, तो ये वाला जवाब इसका सही होगा। वैसे समझने के लिए समझिएगा, लौटती दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसके कारण उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। इसी वजह से कोरोमंडल के क्षेत्र में हम वर्षा को देखते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्लूजम शावर, यानी कि शावर ब्लूज में जो होता है, किस फसल के लिए फायदेमंद और कहाँ होता है। ठीक है, तो ये चाय असम में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये कॉफी केरल और कर्नाटका के एरिया में यह प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और ये भी क्या है, तो यह भी जो है, यह मानसून पूर्व बौछार के रूप में हम लोग इसे कहते हैं। बातें समझ में आ रही है आप सभी लोगों को। ठीक है, किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है, जो भी प्रश्न है, तो कमेंट्स में जरूर लिखते जाइए, ताकि हम आपके जो भी प्रश्न आपके आ रहे हैं उसको हम लोग देखते चले। ठीक है, और लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार की कह सकते हो कि वीडियोस को लेकर के आए। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ें। अगला प्रश्न करा, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है। क्या भूमिका है तिब्बत के पठार का। पहला, यह ठंडी हवाओं को भारत में आने से रोकता है। दूसरा, यह ग्रीष्म काल में ऊपरी वायुमंडल में उच्च दबाव बनाता है। तीसरा, यह ग्रीष्म काल में तीव्र तापन से एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनाता है, जो मानसून को आकर्षित करता है। ठीक है, और चौथा कह रहा है, यह पश्चिमी विक्षोभ को रोकता है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लोग देखें भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले तिब्बत के पठार की क्या भूमिका है, तो यह ग्रीष्म काल में तीव्र तापन से एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनाता है, जो मानसून को आकर्षित करता है। इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न की तरफ देखें। भारत में विषम जलवायु, विषम जलवायु को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट का मतलब ये हुआ कि हम चाहें तो इसे बोल सकते हैं महाद्वीपीय जलवायु मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। तो महाद्वीपीय जलवायु मुख्य रूप से सागर के दूर पाया जाएगा। ठीक है, तो भारत में महाद्वीपीय जलवायु मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो तटीय भाग में तो नहीं ना पाया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पाया जाएगा, गंगा के मैदानी भाग। हमारे देश में कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो 9 तटीय राज्य हैं। ठीक है, तो 9 तटीय राज्य जो हैं, अब चाहे हम लोग अगर बात करें तो जैसे ये राज्य कौन कौन से हो गए, तो गुजरात हो गया। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र, इसी प्रकार से गोवा, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं कर्नाटक, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखते हैं तो केरला, इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, और ओडिशा, और साथ साथ में वेस्ट बंगाल। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये कुल 9 तटीय राज्य है। तो जो 9 तटीय राज्य है, यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसा मिलेगा। स्वाभाविक है कि यह जो है यह सागरों से प्रभावित है, तो यहाँ पर सागरीय प्रकार की जलवायु, जिसको मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग आंतरिक भाग में आ जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये जो आंतरिक भाग हो जाएगा, यहाँ पर जलवायु कैसे पाए जाएंगे, तो कॉन्टिनेंटल। और कॉन्टिनेंटल जलवायु की खासियत क्या है, तो कॉन्टिनेंटल जलवायु की खासियत है कि हाई टेम्परेचर किसी एक जगह पर
और फिर लो टेम्परेचर इसी जगह पर, यानी कि एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें देखने को मिलता है। अत्यधिक उच्च तापमान और अत्यधिक निम्न तापमान यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही हम लोग कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के जगह पर यदि हम लोग मैरीटाइम क्लाइमेटिक रीजन्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, बल्कि यहाँ का क्लाइमेट ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। और अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रशांत महासागर में ताहिती और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में डार्विन के ऊपरी वायुदाब में अंतर की गणना भारत में मॉनसून की तीव्रता की भविष्यवाणी के लिए की जाती है। यानी कि अल नीनो फेनामेना जो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, उसमें अगर किसी प्रकार का ऊंच नीच होगा, ठीक है, ये भारत के मॉनसून की तीव्रता अधिक होगी कि कम होगा, ये इससे संबंधित माना जाता है। यदि ताहिती और डार्विन के बीच दबाव का अंतर घनात्मक है तो इसका अर्थ भारत में औसत से कम और देर से मॉनसून होगा। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट जो है ये सही नहीं है, इसमें केवल एक स्टेटमेंट ही सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इंडियन ओशन डायपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईओडी घटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर उष्णकटिबंधीय पूर्वी हिंद महासागर के बीच समुद्र के तापमान में अंतर से दर्शाई जाती है। ठीक है, इंडियन ओशन डायपोल बेसिकली क्या माना जाता है, तो इसको कहा जाता है कि यह हिंद महासागर के एक प्रकार का अल नीनो फेनामेना है। आईओडी घटना मॉनसून पर केवल अल नीनो को प्रभाव, तो यहां पर केवल अल नीनो प्रभाव को कम करता है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऐसे में हमारा केवल कौन सा उत्तर कारा सही है, तो केवल एक सही माना जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं या विशेषता मॉनसून जलवायु का विशिष्ट लक्षण है? वर्ष भर एक समान उच्च तापमान, कोई लेना देना नहीं है। वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में मौसमी उत्क्रमण यानी सीजनल रिवर्सल, यस, एक बार इधर से इधर हवा चल रही है और एक बार, ठीक है, दिशा परिवर्तन करी, मुख्य रूप से संवहनीय वर्षा, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। शुष्क और आर्द्र मौसमी अनुपस्थिति, ये भी नहीं है, तो इसमें केवल बी सही माना जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मॉनसूनी जलवायु का विशिष्ट लक्षण है? ठीक है, तो चलिए विशिष्ट लक्षण है कि वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में मौसमी परिवर्तन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? यानी अलग अलग प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ठीक है, तो याद रखोगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जो है यह भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन से रीजन्स पाए जाते हैं? जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर पाई जाती है। यदि शुष्क के जगह पर अगर हम इसे आर्द्र कहें तो ये कहां पाई जाएगी? यह पाया जाएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले वर्षा क्षेत्र में, और सबसे कम वर्षा यानी कि जहां पर शुष्क पर्णपाती वन है ये 70 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में ये पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के किन राज्यों में मैंग्रोव का विस्तार सबसे अधिक है? ठीक है, यानी कि एक प्रकार का ऐसा वनस्पति जो कि लवणीय जल में और शुद्ध जल में ये एक प्रकार के कह सकते हो ट्रांजिशनल जोन्स में ये होता है, और कह रहा है कि इनका विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? तो इनका विस्तार जो है ये पश्चिम बंगाल और गुजरात के तटीय भागों में इसे हम लोग ज्यादा देखते हैं। क्लियर है? चलिए, भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में कौन सा वन मिलेगा? ठीक है, तो स्वाभाविक है कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी और जहां का तापमान उच्च होगा, ऐसे क्षेत्र में हमें मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। मतलब यहां पर यह हो गया कि अगर हम लोग देखते हैं
तो पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में हमें इस प्रकार के वन दिखाई देते हैं, ठीक है। और अगर कुछ जगह पर अगर हम लोग कहें तो जैसे अंडमान निकोबार क्षेत्र, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न का रीजन्स है वहां पर ऐसे वन हमें अधिक दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए, खेजड़ी वृक्ष मुख्य रूप से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। यानी राजस्थान के एरिया में यह खिजड़ी नामक वनस्पति बहुत अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न की तरफ आगे पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति कैसी है। तो पश्चिमी घाट में अभी जस्ट मैंने बताया कि पश्चिमी घाट में कैसे वनस्पति पाई जाएगी, तो ये सदाबहार वन मिलते हैं, ठीक है। अब सिल्वर फर और जूनिपर किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण माने जाते हैं। हिमालय के जो आप अल्पाइन रीजन्स होता है उस जगह पर हमें इस प्रकार के वनस्पति मिलते हैं, यानी अल्पाइन वन में। और यह कैसा है, तो यह मॉन्टेनियस फॉरेस्ट कह सकते हैं। और मॉन्टेनियस फॉरेस्ट में भी यह कैसे हैं, तो यह हाई फॉरेस्ट रीजन्स माने जाते हैं, यानी कि अल्पाइन रीजन्स जो हुआ विशेष करके हिमालय के इलाके में इस प्रकार की वनस्पति हमें मिलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी गंगा, ठीक है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी की महानदी, तो इसे कावेरी को कहा जाता है। कावेरी की लंबाई कितना है, तो 1465 किलोमीटर है। और कावेरी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो कावेरी का उद्गम जो है यह होता है पश्चिमी घाट में, ठीक है। और पश्चिमी घाट में इसका उद्गम होता है नासिक के पास से, क्लियर है। और यह लंबे एक तरह से कहा जाए कि दूरी को तय करते हुए, और यह ड्रेन करती है कहाँ, यह पूरब में बंगाल के खाड़ी में यह ड्रेन करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। ज्वार नद मुख भी कहा जाता है। अब यहां पर तुमको याद रखना है कि नदियां दो तरह से अपने आप को ड्रेन करती। जैसे एक चीज को याद रखोगे कि नदी जहां से उद्गम होता है, तो जो नदी का ये वाला क्षेत्र है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग उद्गम क्षेत्र कहते हैं। यानी इसे कहा जाता है, ये क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि यह रिवर का सोर्स है। और जहां पर नदी किसी दूसरे सागर में एंट्री कर जाता है या किसी एक जगह पर ये अपने जल को किसी दूसरे नदी में डाल देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे कहते हैं, यह नदी का क्या है, तो इसे हम लोग मुहावना कहते हैं, या इसे हम लोग रिवर का माउथ कहते हैं, ठीक है। अगर नदी पहाड़ों के बीच से बह रही है, तेज ढाल अगर मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि वह नदी जो है यह अपने गाद को दूर तक पहुंचा देगा, ठीक है। और अगर इसके ढाल कम है तो नदी जो है वह अपने मुहाने पर या तो यह डेल्टा का निर्माण करेगा, और या नहीं तो यह निर्माण किसका करता है, तो जिससे हम लोग बोलते हैं एस्चुरी, ठीक है। यानी कि यह डेल्टा या फिर यह एस्चुरी का निर्माण करता है, क्लियर है। और ये निर्माण कहाँ करेगा, तो ये मुहाने के पास इसका निर्माण करता है, ठीक है। भारत की अगर हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पर पश्चिमी भाग में जाने वाले जैसे नर्मदा, या फिर जैसे हम लोग देखते हैं ताप्ती या तापी, ठीक है, या फिर जैसे देखते हैं मांडवी, तो ऐसी जितनी भी नदी है यह अपने मुहाने पर, क्योंकि यह रिफ्ट वैली से बहती है या भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो जब भ्रंश घाटी से होकर बहेगी तो बहुत ही तीव्र होकर के बहती जाएगी। ऐसे में यह अपने मुहाने पर कह सकते हो कि एस्चुरी का निर्माण
करती है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि वो एस्चुरी का निर्माण करती है। तो महानदी डेल्टा का निर्माण करती है, कावेरी भी डेल्टा का निर्माण करती है, गंगा भी डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ताप्ती, ठीक है। चलिए, कह रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, शेषनाग झील, मानसरोवर झील, रोहतांग दर्रा की अमरकंटक। तो इसका उद्गम कहाँ है? तो मानसरोवर झील के पास, ठीक है, इसका उद्गम होता है। और वहां पर एक तरह से कहा जाए कि एक बड़ा हिमनद क्षेत्र है, जिस हिमनद क्षेत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे ही हम लोग कहते हैं बोखरचू, ठीक है, ठीक है। इसी जगह यानी बोखरचू जो हिमनद है, इसी हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है और यह फिर भारत में प्रवेश करता है और भारत से ये फिर पाकिस्तान की ओर चला जाता है, ठीक है। तो सिंधु नदी का स्थल कहाँ है? तो मानसरोवर झील के समीप बोखरचू हिमनद से। यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? तो देखो ये तो बहुत ही आसान है, यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से किसका होता है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर याद रखना है कि गंगा और गंगा की एक स्ट्रीम है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं भागीरथी का उद्गम होता है, ठीक है। और सतोपंत ग्लेशियर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से कौन सी धारा निकलती है जिससे हम लोग कहते हैं अलकनंदा, ठीक है। तो यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से? तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां का पश्चिम से पूरब सही क्रम क्या है? यानी कि गंगा नदी ऐसे आ रही है और यहां से इसमें जितनी भी सहायक नदी इसमें आकर के मिलती है, ठीक है। तो आपको इन्हीं सहायक नदी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका पश्चिम से पूरब में सही क्रम क्या है, ठीक है। तो पहले ही ऑप्शन सही लग रहा है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, ठीक है। यमुना इसके दाईं ओर की सहायक नदी और क्वेश्चन पूछ रहा है बाईं ओर, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, ठीक है। घाघरा के पहले रामगंगा है, गोमती है, इसलिए ये भी नहीं होगा। रामगंगा गोमती ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी, क्योंकि गंगा नदी के बाएं किनारे की सहायक नदियां पश्चिम से पूरब, वेस्ट टू ईस्ट की सही क्रम क्या है? अगला कह रहा है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के किस पर्वत श्रृंखला से माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अरावली। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, नदी और उसकी सहायक नदी। गोदावरी, अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि गोदावरी जो है ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसको दक्षिण का गंगा भी कहते हैं। तो कह रहा है कि युग्मों पर विचार कीजिए, नदी और उसकी सहायक नदी। तो गोदावरी नदी की एक सहायक नदी मंजरा, ठीक है। वर्धा भी सही है। प्राणहिता जो है ये गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है, ये ठीक है, ये वाला तो सही है। कृष्णा का अगर हम लोग देखते हैं तो कृष्णा का तुंगभद्रा सही है, भीमा ये भी सही है और मूसी ये भी सही है। कावेरी की अगर हम लोग देखते हैं सहायक नदी तो काबिनी, ठीक है, भवानी और अर्कावती ये भी सही है। तो कह रहा कि कौन सा सही है? तो यहाँ पर हम लोग कह दे कि तीनों का जो युग्म है यानी रिवर और उसकी सहायक नदी की अगर हम बात करें तो तीनों जो है वह सही है। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। लिख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एंटीसीडेंट नदी का उदाहरण है? एंटीसीडेंट का मतलब यहां पर यह होता है कि एक ऐसी नदी, ठीक है, जिसका उद्गम, ठीक है, उस जगह के जो पर्वतीय क्षेत्र या जो भी क्षेत्र उससे वो पहले हुआ हो और वो इस इलाके में बहता हो। तो ऐसे नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्ववर्ती नदी, इसको कहा जाता है। पूर्ववर्ती नदी इसको हम लोग कहते हैं। तो अब यहां पर अगर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें पूर्ववर्ती नदी है, तो कह रहा है कि उदाहरण यहां पर पूछ रहा नहीं है।
तो सिंधु नदी पूर्ववर्ती नदी मानी जाती है, सतलज नदी भी मानी जाती है, ब्रह्मपुत्र महानदी। महानदी एंटीसीडेंट ड्रेनेज नहीं माना जाता है, यानी कि जो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी नदी जो कि उस क्षेत्र के टोपोग्राफिकल जो डेवलपमेंट्स हुआ है उसके पहले वो नदी वहाँ पर बहती है, और टोपोग्राफी विकसित होने के बाद भी उसने अपने मार्ग को बनाए रखा है। ऐसी नदी को हम लोग पूर्ववर्ती नदी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखें। अगले बार हम लोग कुछ और भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के बारे में कुछ और जानकारी लाएंगे। ठीक है? आप सभी लोग जो है वह जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप जो भी इस प्रश्न को आपको लगता है इसमें किसी भी तरह से अगर आप इसमें देख सकते हैं कुछ और इसको और ठीक किया जाए, या कुछ और अगर इसमें क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ाया जाए, ठीक है, तो आप अपनी टिप्पणी यानी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम लोग इसी प्रकार की वीडियो और अधिक से अधिक आप लोगों के लिए लाते रहें। धन्यवाद।